अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज का जो आपका लेक्चर है वो है ब्रेक इवन पॉइंट। इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। ब्रेक इवन एनालिसिस इज़ यूज टू डिटरमिन हाउ मच सेल्स वॉल्यूम योर बिजनेस नीड्स टू स्टार्ट मेकिंग अ प्रॉफिट। ब्रेक इवन पॉइंट वो एक पॉइंट है जिसके बाद हमें ये पता चलता है कि अब हमने कितना प्रॉफिट कैसे जनरेट करना है, या हमारा बिजनेस में प्रॉफिट अब स्टार्ट होने लग जाएगा ब्रेक इवन पॉइंट के बाद। The break-even analysis is especially useful when you are developing a pricing strategy, either as part of marketing plan or business plan. मतलब कि ये इसलिए भी यूज़फुल होता है कि हमने प्रोडक्ट्स की प्राइसेस को किस तरह से सेट करना है, कौन सी प्राइस स्ट्रेटजीज हमने अप्लाई करनी है। ब्रेक इवन पॉइंट को हम वो पॉइंट कहते हैं जिस पे हमारी जितनी भी कॉस्ट लग रही है वो सारी के सारी कॉस्ट हमारी कवर हो रही है। मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस, आपकी सारी कॉस्ट कवर हो रही है, वो हमारे पास ब्रेक इवन पॉइंट होता है। तो उस पॉइंट पे आप आइडेंटिफाई करो कि आप कितनी प्राइसेस रखो प्रोडक्ट्स की, ताकि उसके अकॉर्डिंग आपका प्रॉफिट जनरेट हो सकता है। In economics and business, specifically cost accounting, the break-even point is a point at which cost, expenses and revenues are equal. इकोनॉमिक्स या बिजनेस की अगर हम बात करें तो ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट होता है जहाँ पे हमारी कॉस्ट और रेवेन्यूज़ क्या होती है, आप जो इनकम अर्न कर रहे होते हो, या जो आपने जितने प्रोडक्ट्स आपने सेल किए हैं उतने जो अमाउंट आप उनसे रिसीव कर रहे होते हो, सेल करके जो आपको अमाउंट मिलती है वो होता है रेवेन्यू। और उस रेवेन्यू के अंदर आपकी कॉस्ट भी इंक्लूड होती है, उस रेवेन्यू के अंदर आपकी प्रॉफिट भी इंक्लूड होता है। तो यहाँ पे कह रहे हैं ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट है जहाँ पे आपकी जितनी कॉस्ट अप्लाई हुई है वो हमारे रेवेन्यूज़ के अकॉर्डिंग है। मतलब जितनी प्रोडक्शन आपने की, जिस प्राइसेस पे प्रोडक्शन आपने की है, जितनी कॉस्ट आपकी लगी, उसी प्राइस पे आपकी प्रोडक्ट्स मार्केट में सेल आउट हुई हैं। टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टोटल कॉस्ट इज नोन एज ब्रेक इवन पॉइंट। इसका ग्राफ इस तरह से कुछ बनता है। एक जो लाइन है आप देख सकते हो एक ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है, और जो दूसरी लाइन है रेड कलर की जो स्टार्ट हो रहे हैं पॉइंट, वो हमारे पास कुछ वैल्यू से स्टार्ट हो रही है। अब जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रही है वो हमारी सेल है, या जिसको हम कह रहे हैं रेवेन्यू। ज़ीरो से जो लाइन स्टार्ट हो रही है आप देख सकते हो, इस एक पॉइंट छोटा सा लगा हुआ है, उससे प्रीवियस रेड कलर के शेडेड एरिया में आप देख सकते हो ज़ीरो से एक स्टार्ट हो रही है, वही लाइन फिर आगे जाके इंक्रीज़ हो रही है, ब्लू पे वो इंक्रीज़ हो रही है। और यहाँ पे जो रेड पॉइंट में आप रेड शेडेड एरिया में देख सकते हो, जो एक ऊपर से लाइन स्टार्ट हो रही है लॉस की, वो आगे जाके कम हो रही है। ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं कि जो ज़ीरो से स्टार्ट हो रहा है वो रेवेन्यू है, रेवेन्यू मीन्स आपकी इनकम, और ऊपर से जो स्टार्ट है वो आपकी कॉस्ट है। आपकी कुछ ना कुछ कॉस्ट अप्लाई होती है पहले, मतलब आप कुछ अमाउंट की कॉस्ट लगाते हो, उसके बाद आप इनकम अर्न करते हो। मतलब आपकी कॉस्ट क्या होती है, टोटल कॉस्ट क्या होती है, आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होती है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट भी उसमें इंक्लूड होती है। फ़िक्स्ड कॉस्ट क्या होती है कि जो आपने सबसे पहले अप्लाई किए, अपने इनकर किए, अपनी कॉस्ट लगाई है, और ये आपने फ़िक्स्ड एसेट्स पे लगाई है, आपने बिल्डिंग लैंड वगैरह ली है, तो ये आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है। इस टाइम पे आप अपनी कोई प्रोडक्शन नहीं करते, आप सिर्फ आपकी कॉस्ट अप्लाई हुई है, तो फिक्स्ड में वेरिएबल अगर ऐड करें हमारे पास टोटल कॉस्ट आती है। तो इस वजह से ज़ीरो से स्टार्ट नहीं, जब भी आपकी प्रोडक्शन होती है तो उस पर कुछ ना कुछ फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई होती है, उस पर आप प्रोडक्शन स्टार्ट करते हो। प्रोडक्शन आपकी ज़ीरो, आपकी जो रेवेन्यू है वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, लेकिन जो कॉस्ट होती है वो कुछ स्पेसिफिक अमाउंट की कॉस्ट होती है। अगर एक ज़मीन मैंने ली है, उस पर मैं अगर मैं अपनी प्रोडक्शन स्टार्ट करना चाहता हूँ, तो सबसे पहले इस लैंड का मैं रेंट पे करूँगा, ये इस बिल्डिंग का मैं रेंट पे करूँगा, वो रेंट जो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट है। और उससे पहले, प्रोडक्शन से पहले मैं अपने पास कैपिटल परचेज करूँगा, मशीनरी वगैरह प्लांट्स वगैरह लूँगा, तो वो मेरे पास फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई हुई है। ये चीज़ें अप्लाई करूँगा तब मैं अपना रेवेन्यू जनरेट स्टार्ट करूँगा ना। कॉस्ट आपने पहले अप्लाई की, इस वजह से आपकी जो कॉस्ट है वो ज़ीरो से स्टार्ट नहीं होती, और जो आपकी इनकम है वो आपकी ज़ीरो से स्टार्ट होती है। इसी के साथ हम देख सकते हैं एक पॉइंट आता है यहाँ पे, ज़ीरो से आपकी इनकम स्टार्ट हो रही है और ऊपर से आपकी कॉस्ट स्टार्ट हो रही है। मतलब कि कॉस्ट आपकी ज़्यादा है, इनकम आपकी कम है। इनकम ज़ीरो से स्टार्ट हुई जब आपने कुछ प्रोडक्शन स्टार्ट की, उस टाइम पे आपने कुछ अर्न नहीं किया। जैसे आप प्रोडक्शन अपनी बढ़ा रहे हो, आपकी इनकम भी बढ़ रही है। फिर एक पॉइंट आ रहा है कि जहाँ पे आपकी जितनी कॉस्ट लगी है वो आपकी इनकम के बराबर है या आपके रेवेन्यू के अकॉर्डिंग है, तो वो पॉइंट हमारे पास कहलाता है ब्रेक इवन पॉइंट। इस पॉइंट के बाद हमारी जो देखें, जब हमारी रेवेन्यूज़ और कॉस्ट हमारी इक्वल हो जाती है, उसके बाद कोई ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई की जाती हैं कि अब तो हमारी कॉस्ट कवर हो रही है, अब हम ऐसी स्ट्रेटजीज अप्लाई करें जिससे हम प्रॉफिट अपना ज़्यादा जनरेट कर सकें। उसके बाद जो टोटल रेवेन्यू है इंक्रीज़, उसके बाद हम टोटल रेवेन्यू को इंक्रीज़ कर सकते हैं। और टोटल रेवेन्यू जब इंक्रीज़ होता है, इसका मतलब है साथ साथ अपनी कॉस्ट को मिनिमाइज़ कर रहा है प्रोड्यूसर, मैन्युफैक्चरर,
और अपनी जो रेवेन्यू है उसको बढ़ा रहे हैं। तो ये जो नीचे से एक लाइन गई है लॉस वाली, जीरो से स्टार्ट हुई है, वो आगे देखिए ब्रेक इवन पॉइंट्स के बाद इंक्रीज हो रही है, जिसको सेल्स कहा गया है। सेल्स मतलब आपका टोटल रेवेन्यू है, आपकी इनकम है, वो अब ज़्यादा हो रही है और आपकी टोटल कॉस्ट जो है वो कम हो रही है। इसके बाद इन ऑर्डर टू कैलकुलेट हाउ प्रॉफिटेबल अ प्रोडक्ट विल बी, वी मस्ट फर्स्टली लुक एट द कॉस्ट, प्राइस एंड रेवेन्यू इन्वॉल्व्स। देर आर टू बेसिक टाइप ऑफ कॉस्ट कंपनी अकर, मतलब कि हम ब्रेक इवन एनालिसिस को अगर फाइंड आउट करते हैं कि किस तरह से कौन सी स्ट्रैटेजी से अप्लाई करनी है, तो सबसे पहले हम अपने कॉस्ट को देखते हैं कि हमारी कॉस्ट कौन सी अप्लाई हो रही है। एक कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट है, दूसरी कॉस्ट है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट हमने बता दिया, वो कॉस्ट जो कि बार बार चेंज नहीं होती, एक बार आप अप्लाई कर लेते हो तो बार बार चेंज नहीं होती। जैसे हमने एग्जांपल दिया कि हम बिल्डिंग पे रेंट पे कर रहे हैं, हमारी फिक्स्ड कॉस्ट है। मशीनें हमने ख़रीद ली, हम हर बार जो है मशीनों में चेंज नहीं करेंगे, अपने प्लांट को हर बार चेंज नहीं करेंगे। हमने इसके अलावा ये भी पढ़ा था कि अगर हम शॉर्ट रन के लॉस पढ़ते हैं तो शॉर्ट रन में फ़िक्स्ड कॉस्ट और फिक्स्ड इनपुट के नाम से बात होती है, लेकिन अगर हम लॉन्ग रन की बात करते हैं, लॉन्ग रन में कोई भी फिक्स्ड कॉस्ट भी नहीं होती, तो कोई भी फिक्स्ड हमारे पास इनपुट भी नहीं होता। तो फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब ही हम बात करें शॉर्ट रन में। तो फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास कुछ ना कुछ अप्लाई होती है। हमने मशीनें अगर अपने इक्विपमेंट ले ली है, प्लांट्स परचेज कर लिए हैं, तो हम इसको बार बार चेंज नहीं करेंगे। ये हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट अप्लाई हो गई। उसके अलावा वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। जैसे हम लेबर्स को हायर कर रहे हैं, जैसे जैसे लेबर्स को बढ़ाते जाएंगे, वेरिएबल मींस टाइम के साथ साथ चेंज होना। जैसे जैसे लेबर्स को इंक्रीज़ करेंगे तो उनकी वेज भी ज़्यादा होगी, उनकी सैलरी भी ज़्यादा होगी। अगर हम लेबर्स को कम करते जाएंगे, रिड्यूस करेंगे, तो उनको जो वेज हम पे कर रहे हैं, सैलरीज उनको दे रहे हैं, वो भी कम होती चली जाएंगी। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब है जो कि टाइम के साथ साथ चेंज हो सकती हैं। फिर उसके बाद आ जाता है टोटल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट क्या होता है कि सम ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट एंड वेरिएबल कॉस्ट। टोटल कॉस्ट में हमारे पास फिक्स्ड कॉस्ट भी ऐड होती है और वेरिएबल कॉस्ट भी ऐड होती है। वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, जो कि टाइम के साथ साथ चेंज होती है। इसको हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं, एक्सपेक्टेड यूनिट सेल प्लस वेरिएबल यूनिट्स कॉस्ट, या वेरिएबल कॉस्ट को हम ये कहते हैं कि आपकी कॉस्ट, टोटल ओवरऑल कॉस्ट किन किन चीज़ों पे लगी है। कितने लेबर्स हायर किए, उन लेबर्स को आप कितनी वेजेस दे रहे हो, कितना रॉ मटेरियल हायर किया, मतलब वेजेस जो लेबर्स को वेज दे रहे हो, जो रॉ मटेरियल पे आपने कॉस्ट अप्लाई की है, तो ये सारी आपकी, इन सबको अगर ऐड कर देंगे हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ जाएगी। उसके बाद है टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू क्या होता है, किस तरह से फाइंड आउट करते हैं, इनकम जो अर्न करते हैं। तो इनकम अर्न करने का फॉर्मूला क्या होता है कि प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी, या एक्सपेक्टेड यूनिट्स ऑफ सेल, मतलब कितने यूनिट्स आपने सेल कर दिए हैं, मल्टीप्लाई बाय यूनिट प्राइस, या हम कह सकते हैं पर यूनिट प्राइस। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है प्राइस मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी के मतलब कितने यूनिट्स आप सेल कर चुके हो, क्वांटिटी का मतलब ये नहीं होता कि कितने यूनिट्स प्रोड्यूस किए। रेवेन्यू की बात करें, इनकम की बात करें, इनकम हम कैसे अर्न करते हैं, जब हमारे यूनिट्स प्रोडक्ट्स हमारे सेल हो जाए, उससे मिलने वाली इनकम, उससे मिलने वाली अर्निंग। क्वांटिटी ये रिप्रेजेंट करता है, और मल्टीप्लाई बाय प्राइस मीन्स प्राइस पर यूनिट। ठीक है, यहाँ पे हम एग्जांपल लेते हैं कि अगर एक प्रोड्यूसर है, वो 10 पेन बना रहा है और हर एक पेन की ₹5 प्राइसेस हैं, और 10 के 10 पेन उसके सेल आउट हो गए, तो इससे मिलने वाली इनकम उसकी कितनी होगी, सिंपली 5 उसकी प्राइस है, मल्टीप्लाई बाय क्वांटिटी सोल्ड, कितनी क्वांटिटी सोल्ड की है उसने, उसमें हम कह सकते हैं कि 10 यूनिट्स थे, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 10 दैट इज इक्वल्स टू टोटल रेवेन्यू आपका 50 रुपीज़ है। तो आपने इनकम अर्न कितने किए, 50 रुपीज़, ये आपका रेवेन्यू है। फिर उसके बाद प्रॉफिट और लॉस आ जाता है। प्रॉफिट को कैसे फाइंड आउट करते हैं, सिंपली रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, ये टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट कर देते हैं। तो हमारे पास अगर आंसर पॉजिटिव में आता है तो उसको हम कहते हैं कि हमारा प्रॉफिट है। अगर हमारे पास आंसर कॉस्ट ग्रेटर होती है और रेवेन्यू कम होता है, इसको हम कहते हैं हमारे पास हमने लॉस फेस किया है। इसके बाद आ जाता है कंपोनेंट्स ब्रेक इवन पॉइंट्स के। Fixed costs are also known as overhead cost. These overhead costs occurs after the decision to start an economic activity is taken, and these costs are directly related to the level of production, but not the quantity of production. Fixed costs include but are not limited to interest, taxes, salaries, etc. In case of no production also the cost must be incurred. मतलब फिक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होती है कि ये डायरेक्टली आपकी प्रोडक्शन से, मतलब डायरेक्टली लिंक नहीं कर रही होती। आप जब तक उससे
आपने खर्च किया, अपने एक्सपेंडिचर्स लगाए, लेकिन आप तब तक उसको यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी कॉस्ट, हम कह सकते हैं कि उससे कोई फ़ायदा नहीं मिल रहा। फिक्स्ड कॉस्ट का आप सबसे पहले अपने बिल्डिंग परचेज़ करते हैं, आपने उन पे रेंट देने होते हैं, वो आपकी फ़िक्स्ड कॉस्ट होती है जो आपके मंथली बेसिस पे फ़िक्स अमाउंट पे करनी पड़ती है। उसके अलावा हम ये कह सकते हैं फ़िक्स कॉस्ट में आपके पास ये आ जाती है कि कितना आप अपनी मशीनरी परचेज़ की, मतलब परचेज़ करना, सिर्फ सिंपली आप स्पेंड करना, आप उससे अभी तक प्रोडक्शन आपने स्टार्ट नहीं की। वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जो जो हम कहते हैं कि इंक्रीज और डिक्रीज इन डायरेक्ट रिलेशन टू द प्रोडक्शन वॉल्यूम, जो कि डायरेक्ट इफेक्ट होती है आपकी प्रोडक्शन से। वेरिएबल कॉस्ट हम बात करते हैं रॉ मटेरियल से। रॉ मटेरियल अगर आप बढ़ा रहे हो तो इसका मतलब आप प्रोडक्शन अपनी इंक्रीज कर रहे हो, या प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको रॉ मटेरियल बढ़ाने पड़ते हैं। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए आपको वेजेस ज़्यादा, सॉरी, जो लेबर्स हैं उनको ज़्यादा हायर करना पड़ता है। प्रोडक्शन इंक्रीज करने के लिए ही आपको ज़्यादा इनपुट्स रिक्वायर्ड होते हैं, तब आपकी कॉस्ट लगती है ज़्यादा, तो उसको हम कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट हमारे पास है। उसके बाद आ जाता है व्हेन इज ब्रेक इवन एनालिसिस यूज्ड। उसके अलावा अब यहाँ पे इसमें 3 पॉइंट्स आपको बताए गए हैं कि ब्रेक इवन एनालिसिस कब कब यूज़ होता है। स्टार्टिंग अ न्यू बिज़नेस, जब भी कोई नया बिज़नेस स्टैब्लिश होता है तो उसमें हमें सबसे पहले ये रिक्वायरमेंट होती है कि हमारा एटलीस्ट ब्रेक इवन पॉइंट हमें मिले, या हम कह सकते हैं हमारी जो टोटल कॉस्ट है वो हमारी रिकवर हो जाए। जितनी भी हमारी कॉस्ट लगी, एटलीस्ट हमारी जो प्रोडक्शन है स्टार्टिंग में, तो वो हमारी कॉस्ट बेयर अप हो जाए। तो इसमें हम ये कह सकते हैं कि to start a new business, a break-even analysis is must. Not only it helps in deciding whether the idea of starting a new business is viable, but it will force the startup to be realistic about the cost as well as provide a basis for the pricing strategy. कोई भी नया बिजनेस अगर स्टैब्लिश होता है तो सबसे पहले वो ये चाहते हैं कि हमें लॉस ना हो। स्टार्टिंग में इनिशियल स्टेज पे वो लॉस नहीं चाहते और चलें कहते हैं चलो इस बार हमने प्रोडक्शन किया, चलो प्रॉफिट नहीं भी होता लेकिन लॉस ना हो, तो वो पॉइंट ब्रेक इवन पॉइंट होता है। उसकी वजह से सिर्फ ये पॉइंट नहीं होता, मज़ीद एक तो ये रीज़न हो सकती है कि वो क्यों चाहते हैं अपने बिजनेस को स्टार्टिंग टाइम पे ये ब्रेक इवन पॉइंट, और दूसरा ये भी हो सकता है कि अगर उनको ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाता है तो उसके बाद वो प्राइसेस अपनी मर्ज़ी से सेट कर सकते हैं, उसके बाद प्राइसेस में चेंज ला सकते हैं, प्राइसिंग स्ट्रेटजीज अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, क्रिएटिंग अ न्यू प्रोडक्ट। In the case of an existing business, the company should still perform a break-even analysis before launching a new product. मतलब कि अगर एक बिज़नेस ऑलरेडी प्रोडक्ट क्रिएट कर रहा है तो इसमें यह है कि अगर वो एक नया बिज़नेस, नया प्रोडक्ट बनाना चाह रहा है, उसी बिज़नेस में इन्हेंसमेंट करना चाह रहे हैं, तो उसमें क्या करेगा वो, फिर वही चाहेगा कि उसका जो नया प्रोडक्ट होगा उसका एटलीस्ट उससे ब्रेक इवन पॉइंट मिले। फिर उसके बाद थर्ड पॉइंट है चेंजिंग द बिजनेस मॉडल। इफ़ अ कंपनी इज़ अबाउट टू चेंज द बिजनेस मॉडल लाइक स्विचिंग फ्रॉम होलसेल बिजनेस टू रिटेल, अगर एक बिजनेस अपना एक कंपनी है, एक फर्म है, अपना बिजनेस का स्ट्रक्चर चेंज करना चाह रही है, तो उसमें भी वो ये आइडेंटिफाई करेगी कि अपना पूरा बिजनेस, अपना डिस्ट्रीब्यूटर का बिजनेस छोड़ के होलसेलर की तरफ जाना चाह रही है कोई फर्म, तो ये होगा कि वो चाहेगा कि एटलीस्ट उससे ब्रेक इवन पॉइंट मिले। जब बिजनेस स्विच करते हैं ना तो उसको भी यही होता है कि चलें अगर प्रॉफिट नहीं भी मिलता तो हमारी कॉस्ट एटलीस्ट बेयर अप हो जाए। तो ये उसके कुछ यूजेस हैं ब्रेक इवन पॉइंट के। उसके बाद एजम्पशंस हैं, इन एजम्पशंस को आप देख लें। एजम्पशंस वो होता है जो भी हम टॉपिक पढ़ते हैं, जो भी हम लॉज पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें हम कुछ एज्यूम, कुछ हमारी सपोजिशंस होती हैं कि ये जो लॉ है, ये जो टॉपिक है, ये इसकी एजम्पशंस, इसकी सपोजिशंस वो ये हैं। उसके बाद हमारे पास ये ग्राफ आ जाता है। ग्राफ में आप देख सकते हैं एक्स एक्सेस पे हमारे पास हमारे जो यूनिट्स हैं आउटपुट है, और वाई एक्सेस पे हमारे रेवेन्यू और कॉस्ट है। तो यहाँ पे हमने जो कॉस्ट कर्व डिराइव किए थे, काफ़ी सारे स्टूडेंट्स क्लास में नहीं थे, मैंने प्रैक्टिस क्वेश्चन के लिए दिया था कि आपने फिक्स्ड कॉस्ट का कर्व बनाना है, वेरिएबल कॉस्ट का कर्व बनाना है, टोटल कॉस्ट का कर्व बनाना है। तो इस तरह के जो कर्व्स थे, रेवेन्यूज़ के कर्व्स बनाने, तो इस तरह के सारे कर्व्स मैंने आपसे बनवाए थे। तो फिक्स्ड कॉस्ट का जो कर्व बना था आपके पास हॉरिजॉन्टल लाइन बनी थी। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब है जो कि चेंज नहीं होता, आउटपुट के चेंज होने के साथ आपकी कॉस्ट चेंज नहीं होती। टोटल रेवेन्यू आपका हमेशा जीरो से स्टार्ट होता है, और आपकी जो वेरिएबल कॉस्ट है वो भी जीरो से स्टार्ट होती है। टोटल कॉस्ट आपकी उतनी होगी जितनी फिक्स्ड कॉस्ट है। देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमारे पास, हम कहते हैं टोटल कॉस्ट कितनी है, जब भी कोई बिजनेस स्टैब्लिश करते हैं टोटल कॉस्ट में कहती हूँ लेट्स सपोज 50,000 मेरी टोटल कॉस्ट लगी है। अब इस कॉस्ट में मतलब 20,000 अगर ये 30,000 अगर मैंने रेंट पे किया है और बाकी 20,000 की मैंने कैपिटल ली है, तो मैंने तो कॉस्ट फिक्स्ड अप्लाई किया ना। और इस टाइम पे मेरी वेरिएबल कॉस्ट तो कोई नहीं थी, मतलब लेबर्स वगैरह उसी टाइम पे मैंने हायर नहीं कर लिए, उसी टाइम मैंने रॉ मटेरियल तो परचेज़ नहीं कर लिया,
तो वेरिएबल कॉस्ट जो है उस टाइम पे ज़ीरो थी, सिर्फ फिक्स्ड कॉस्ट थी, और टोटल कॉस्ट हमारी फिक्स्ड और वेरिएबल्स को ऐड करेंगे तब टोटल कॉस्ट जैसे हमारी फिक्स्ड कॉस्ट के अकॉर्डिंग वो जो कर्व बन रहा है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी ज़ीरो से स्टार्ट है। और रेवेन्यू की अगर हम बात करें तो रेवेन्यू भी हमने पहले डिस्कस कर लिया कि हमारा ज़ीरो से स्टार्ट होता है। उसके बाद टाइम टू टाइम वेरिएबल कॉस्ट में इंक्रीज़ आ रहा है, मतलब अपने प्रोडक्शन को इंक्रीज़ करने के लिए आपको वेरिएबल कॉस्ट बढ़ानी पड़ती है। तो वेरिएबल कॉस्ट के बढ़ने से आपकी टोटल कॉस्ट भी बढ़ रही होती है। ये हम किस तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं, ग्राफ भी हम बना चुके हैं। अब वो ग्राफ को मर्ज करके सारी कॉस्ट और रेवेन्यू के ग्राफ को एक ही ग्राफ में प्लॉट किया हुआ है। फिर यहाँ पे हम देख सकते हैं टोटल कॉस्ट कर्व और टोटल रेवेन्यू हम पहले डिसाइड कर चुके हैं। अब मैं बार बार ये पॉइंट नहीं बता रही। यहाँ पे जो क्वांटिटी वाला पॉइंट है, जहाँ पे इंटरसेक्शन का पॉइंट है रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट टोटल रेवेन्यू का, ये पॉइंट बता रहा है कि ये ब्रेक इवन पॉइंट है, जहाँ पे आपकी रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल हो गई है। उसके बाद ग्रीन लाइन इंक्रीजिंग ट्रेंड पे है, वो ये शो कर रही है कि अब आपकी इनकम ज़्यादा अर्न होने लगी है, आपकी कॉस्ट कम होने लगी है। उसके बाद है हमारे पास यूजेस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट, कहाँ कहाँ यूज़ होते हैं। हेल्पफुल इन डिसाइडिंग द मिनिमम क्वांटिटी ऑफ सेल। ब्रेक इवन पॉइंट पे हमें ये आइडेंटिफाई होता है कि हमारी सेल कितनी हुई है, हमारा क्वांटिटीज़ कितनी प्रोड्यूस हुई हैं, हमें कितने मज़ीद करने चाहिए कि हमें प्रॉफिट होगा। हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग द टेंडर प्राइस, मतलब आप प्राइसेस स्ट्रेटजीज को यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हो। ब्रेक इवन पॉइंट जब आपके पास अचीव हो जाते हैं उसके बाद आप प्राइसेस डिसाइड करते हो कि मुझे कितनी प्राइसेस रखनी चाहिए। हेल्पफुल इन एग्जामिनिंग इफेक्ट अपॉन ऑर्गेनाइजेशन प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब आप आपके लिए हेल्पफुल है कि आप प्रॉफिट को कैसे कौन सी स्ट्रेटजीज अप्लाई करके अपना प्रॉफिट बढ़ा सकते हो। क्वांटिटी किस हद तक प्रोड्यूस करोगे, किस हद तक प्राइसेस रखोगे, किस तरह से अपनी क्वालिटी को इम्प्रूव करोगे, अपना प्रॉफिट किस तरह से बढ़ाओगे। हेल्पफुल इन डिसाइडिंग अबाउट द सब्सटीट्यूशन ऑफ न्यू प्लांट्स, मतलब आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि अगर आप ब्रेक इवन पॉइंट अचीव हो जाते हैं और आपको लगता है कि मैं मज़ीद अपने कोई नया प्लांट लगा के नई मशीनरीज परचेज करके अपनी प्रोडक्शन को इन्हेंस कर सकता हूँ, तो वो भी आप कर सकते हो ब्रेक इवन पॉइंट को सामने रख के। हेल्पफुल इन सेल्स प्राइस एंड क्वांटिटी, वही बात होगी, फिर से रिपीट हो रही है। हेल्पफुल इन डिटर्मिनिंग मार्जिनल कॉस्ट, मार्जिनल कॉस्ट भी डिटर्मिन करना इजी होता है। मार्जिनल कॉस्ट क्या होता है कि आपके आउटपुट के चेंज होने से आपकी कॉस्ट में कितना चेंज आ रहा है। आपका आउटपुट बढ़ता है आपकी कॉस्ट इंक्रीज़ होने की वजह से ना, कॉस्ट बढ़ाते हो तभी आपका आउटपुट इंक्रीज़ होते हैं ना, अपनी इनपुट बढ़ाते हो तभी आपका आउटपुट बढ़ता है। तो इसमें आपको ये भी पता चल रहा होता है कि मार्जिनल कॉस्ट किस तरह से चेंज हो रही है। मार्जिनल कॉस्ट भी मैंने फाइंड आउट किया हुआ, इसको भी पढ़ा हुआ है काफ़ी डिटेल से। उसके बाद कुछ लिमिटेशंस हैं। लिमिटेशंस क्या होती हैं, कोई भी लॉ, कोई भी हम इसमें थ्योरी पढ़ते हैं, अगर टॉपिक्स पढ़ते हैं इकोनॉमिक्स के, तो उसमें हम एजम्पशंस और लिमिटेशंस, उसकी महदूदियत उसकी पढ़ते हैं। एजम्पशंस मैंने आपसे कहा आप खुद पढ़ लें, मैंने काफ़ी बार क्लास में ये पॉइंट डिस्कस किए हैं। और लिमिटेशंस ये क्या है, break-even point analysis is only a supply side cost analysis, tells nothing about what sales actually, मतलब ये बताता है लिमिटेशन, फर्स्ट लिमिटेशन क्या है कि सिंपली सप्लाई साइड को सिर्फ इफेक्ट करता है। सिर्फ हमें ये पता चलता है कि कहाँ पे हमारा जो है रेवेन्यू और कॉस्ट इक्वल होता है, ये कहाँ पे किस पॉइंट पे हमें पता चल रहा होता है कि कितनी प्राइसेस रखें तो हमारा कितना कॉस्ट हमारी बेयर हो सकती है। सिर्फ हमें ब्रेक इवन पॉइंट ही बता रहा होता है कि सिर्फ हमें सेल्स का बता रहे हैं कि आप इतनी प्रोडक्ट्स को बना के सेल करोगे तो आप कितनी कॉस्ट कवर अप होगी। सेकंड लिमिटेशंस क्या है, लिमिटेशंस मीन महदूद करना, ये कौन से पॉइंट्स महदूद कर देते हैं इसको। सेकंड पॉइंट जो है ये है उसको फिक्स्ड कॉस्ट हम कांस्टेंट रख रहे होते हैं, मतलब ये जो लॉ है ब्रेक इवन पॉइंट की कॉन्सेप्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट कांस्टेंट रख रहे हैं, तो ये शॉर्ट रन का कॉन्सेप्ट है। इट एज्यूम्स एवरेज वेरिएबल कॉस्ट आर कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ टाइम, मतलब आपकी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कांस्टेंट पर यूनिट ऑफ टाइम का मतलब ये एटलीस्ट इन रेंज ऑफ लाइकली क्वांटिटी ऑफ सेल। मतलब अगर आप एक तरह के प्रोडक्ट्स बना रहे हो, आपने इस महीने भी 10 यूनिट्स बनाए, अगले मंथ में भी 10 यूनिट्स की प्रोडक्शन की है, तो आपकी वेरिएबल कॉस्ट इस तरह से आपकी सेम पड़ रही है, मतलब आप अपनी प्रोडक्शन को तकरीबन इस एक तरह के यूनिट्स से इंक्रीज़ कर रहे हो, इंक्रीज़ हो रहे हैं लेकिन एक तरह के यूनिट्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। It assumes that the quantity of goods produced is equal to the quantity of goods sold. There is no change in the quantity of goods held in inventory at the beginning of the period and the quantity of goods held in inventory at the end of the periods. मतलब सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है कि कितनी चीज़ें आपने सेल कर दी, कितनी चीज़ें आपने प्रोड्यूस करके सेल कर दी, जो अपने इन्वेंट्रीज में पड़ी हुई हैं, जो आपके स्टॉक में पड़ी हुई हैं, उन चीज़ों की बात यहाँ पे नहीं हो रही। मीन सिर्फ प्रोडक्शन करके सेल करने की बात हो रही है, इन्वेंट्रीज में नहीं पड़ी हुई, जो आपके स्टॉक में पड़ी हुई उनको अकाउंट यहाँ पे नहीं किया जा रहा। इन मल्टी प्रोडक्ट कंपनीज इट एज्यूम्स दैट रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड एंड प्रोड्यूस्ड आर कांस्टेंट,
मतलब अक्सर कंपनी जो कि बहुत सारे प्रोडक्ट्स बनाती हैं, मल्टी प्रोडक्ट्स का मतलब है एक कंपनी अगर 2-3 प्रोडक्ट्स बना रही है तो उसमें ये एज्यूम किया जा रहा है कि उनकी इट एज्यूम्स दैट द रिलेटिव प्रोपोर्शन ऑफ ईच प्रोडक्ट सोल्ड एंड प्रोड्यूस आर कांस्टेंट। मतलब उनकी जो जितनी प्रोडक्शन वो कर रही है उनके सारे प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन है या उनकी जो क्वांटिटीज़ हैं वो ऑलमोस्ट सेम हैं। उसके बाद ये ओवरऑल एक कंक्लूजन है, इस कंक्लूजन को आप देख लें। अगर इस लेक्चर में कोई पॉइंट्स क्लियर नहीं है तो आप लोग पूछ सकते हैं।